गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट 4, अब टुडे वी शैल रीड पार्ट 5। मैं बात कर रहा था जीरो आर्टिकल्स की बात कर रहा था। तो मैंने जीरो आर्टिकल्स में कल मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन्स के पहले कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई आर्टिकल यूजेस नहीं होता है। तो मीन्स वो ब्लैंक जो कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको वहाँ पे क्या करना है, क्रॉस फिलअप करना है। मतलब जैसे आपके एग्जाम सेंटेंस में इस तरह कभी होता है, मैंने ऊपर बताया भी था, प्रीवियस क्लास में हमने जाना भी था। तो क्रॉस का मतलब होता है जीरो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, cities, months, seasons, sports, festivals, colors, days, कहने का सेंस यहाँ पे है। तो मेरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ये था कि नेम ऑफ लैंग्वेजेस, सिटीज, मंथ, सीजन, स्पॉट्स, फेस्टिवल, कलर्स और डेज, इनके आगे भी मतलब ये वर्ड्स कभी आ जाए तो यहाँ पे भी जीरो आर्टिकल यूज होता है। जीरो आर्टिकल का सेंस होता है कि ब्लैंक में हमें क्या करना है, क्रॉस फिलअप करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ इसके, अब एग्जांपल देखिए सारे। नंबर 1, nowadays color Deepavali, festival of lights, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरो आर्टिकल की बात कर रहे हैं। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है हमें कभी ब्लैंक हो तो ब्लैंक क्या करना है, क्रॉस फिलअप करना है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लिया है, नेम ऑफ कोई लैंग्वेजेस हो, सिटीज, मंथ, सीजन, स्पॉट्स, फेस्टिवल, कलर्स, डेज, इनके कभी ऐसे कोई वर्ड्स मतलब आपको नजर आए तो वहाँ पे आपको जैसे ब्लैंक कभी फिलअप करना हो तो यहाँ पे क्या आता है, जीरो आर्टिकल आता है। जीरो आर्टिकल की मैं बात करूँ तो the Taj Mahal is situated in अब मान लो कि आपको मैंने एग्जांपल दिए, 5 एग्जांपल दिए आपको। अब ब्रैकेट ब्लैंक दे रखा है, आपको ब्रैकेट में दे रखा है ए एंड द क्रॉस। अब आपको ये मैंने पॉइंट में समझाना चाहा है कि नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम ऑफ सिटीज, स्पॉट्स, फेस्टिवल्स, मंथ, सीजन, इनके आगे कभी भी किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं होता है। अब ब्लैंक दे रखा है तो उस कंडीशन हम क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे कोई एन आगना नहीं आएगा। सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, एग्जाम्पल में जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मैंने क्यों फिलअप किया, क्योंकि आगरा पर्टिकुलर क्या है, एक सिटी का नाम है। सिटी के नाम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे फिलअप क्या किया, ब्लैंक मतलब क्रॉस फिलअप किया है। सेकंड थिंग भाई स्पॉट्स की बात आई तो स्पॉट्स में भी किसी भी तरह कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये लैंग्वेज की बात आ रही है तो भी क्रॉस किया मैंने। और यहाँ पे कलर्स की भी तो भी को किसी भी तरह कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। यहाँ पे फेस्टिवल की बात करें तो भी किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो लैंग्वेजेस, सिटी, स्पॉट्स, कलर्स, सीजन, मंथ से पहले कभी भी किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब
नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किसी भी ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट्स कोई भी हो, जैसे कार, एरोप्लेन, जीप, बहुत सारे जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के पहले भी कभी भी किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो he will come by अब कार क्या हो गया, एक ट्रांसपोर्ट का साधन है। तो किसी से पहले मैंने बताया रखा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सेंस यहाँ पे कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे और कार नहीं आएगा, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक दे रखा है तो इस कंडीशन हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस फिलअप करना है। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये था कि ट्रांसपोर्ट के आगे कभी भी किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं होता है। अंडरस्टूड? गुड। तो ये तो रहा आर्टिकल्स की बात। जैसे कि हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना, आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। हमने सारे पॉइंट्स के जरिए इन दोनों आर्टिकल्स को समझा। एग्जाम में आपके भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आपको क्या फिलअप करना है, जैसा कि हमने एक चीज जो समझी है, जो पढ़ा है, वो आपको फिलअप करना है। अंडरस्टूड? हम नेक्स्ट पॉइंट के अब नेक्स्ट डिटरमिनेंट टाइप्स की बात करें तो नेक्स्ट डिटरमिनेंट टाइप्स आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट एंड दोज। इन चार वर्ड्स को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अंडरस्टूड? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू इंडिकेट समवन। अब हम बात करें हम इसकी, दिस, दो, दैट, दोज, ये दोनों क्या करते हैं, क्लोज टू द स्पीकर, और ये होता है डिस्टेंट टू द स्पीकर। these ये क्या होते हैं, दोनों क्लोज टू द स्पीकर का मतलब होता है कि कोई चीज हमें बात में बतानी हो, मतलब हमारे से काफी क्लोज स्पीकर के, तो वहां पे these और these का प्रयोग होता है। वही चीज स्पीकर के डिस्टेंस में कोई चीज हो तो वहां पे that और those का यूज होता है। अब ये दोनों सिंगुलर में यूज किए जाते हैं और ये दोनों जो होते हैं वो प्लूरल में यूज किए जाते हैं। अंडरस्टूड? दीज और दैट का आते हैं सिंगुलर फॉर्म में आते हैं और दीज और दोज प्लूरल फॉर्म में आते हैं। अब एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Priya lives in एग्जाम में आपके इस तरह के सेंटेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आते हैं, लिखा है प्रिया लिव्स इन डैश हाउस, ब्रैकेट में आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, दीज और दीज। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये दीज होता है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और ये दीज प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अब यहाँ पे हाउस आपको नाउन वर्ड देखना है। अब नाउन वर्ड कौन सा है, पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज आएगा। अंडरस्टूड? फिल इन द ब्लैंक में क्या फिलअप करेंगे, दिस फिलअप करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इस दिस का यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में और ये दिस का यूज होता है प्लूरल फॉर्म में। अंडरस्टूड? सेकंड थिंग मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल और समझाना चाहूंगा आपको मैं। और आपके ब्रैकेट में दैट और दोज दे रखा है और यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब होने के चलते हम दोनों में क्या फिलअप करेंगे, दोज फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे, सेंटेंस में हम दोज फिलअप करेंगे। अंडरस्टूड? आपको डेमोन्स्ट्रेशन सारे समझ में आ गए। दीज
और दीज दोनों क्लोज टू द स्पीकर होते हैं, दैट और दोज डिस्टेंट टू द स्पीकर होते हैं। अंडरस्टूड। अब आपका एग्जाम सेंटेंस किस तरह के आते हैं मैंने बता रखा है। दीज और दैट दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, दीज और दोज प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। आपके सेंटेंस एग्जाम इस तरह से आते हैं, ब्रैकेट में दीज और दोज, दीज दे रखा है, उस कंडीशन में हमें क्या देखना होता है, नाउन प्लूरल नहीं है सिंगुलर है ये देखना होता है। तो जैसे सिंगुलर नाउन होगा तो दीज आएगा और प्लूरल नाउन होगा तो दोज आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है 8वां ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑक्सीकरण, जो प्राचीन अवधारणा थी उसके आधार पर कि ऑक्सीकरण और अपचयन हमने डिफाइन किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पुरानी जो है अवधारणा के आधार पर। फिर हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हम कैसे किसी भी तत्व का यौगिक और मूलकों में किसी भी तत्व का जो हम ऑक्सीकरण अंक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 2-3 जो लेक्चर्स में अच्छे से आपको मैंने पूरा ऑक्सीडेशन का आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की नई अवधारणा। नई अवधारणा क्या, तो प्राचीन अवधारणा था ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। सबसे पहले है कि किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक, तो आपको अगर डेफिनेशन पूछे या परिभाषा पूछे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो वह प्रक्रम जिसमें किसी भी आयन, मूलक अथवा अणु द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। किसी भी आयन द्वारा, किसी भी मूलक द्वारा और किसी भी अणु द्वारा जिस प्रक्रम में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उसे हम, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या उस प्रोसेस को हम मूलक यानी रेडिकल। तो किसी भी आयन, रेडिकल या मॉलिक्यूल्स में से अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिमूव होते हैं, तो उसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सबसे पहले परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, उस परमाणुओं द्वारा, यानी एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। परमाणु, आयन, यौगिक, मूलक, अणु, है ना,
इनमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमाणुओं द्वारा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेश में क्या होती है? वृद्धि होती है, धनावेश में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब ये मान लो ये एक मैग्नीशियम है, एक परमाणु है, या ले लो एक सब सोडियम ले लो। सबसे पहले ये ले लो सोडियम। अगर इसमें से एक क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बनता है? Na+ और इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम परमाणु का सोडियम प्लस में क्या हुआ? ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है? Mg+2। तो मैग्नीशियम का Mg+2 में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। वैसे ही जिंक, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं जिंक। Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, जिंक, ये परमाणु हैं और ये किस में बन गए? धनायन। यानी परमाणु का धनायन में बदलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और क्या बनाए? Na+, तो क्या बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकलना इधर शो करते हैं प्रोडक्ट में। क्या बना? जिंक +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो भी रिएक्शंस क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। कॉपर ले लो, ये मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ, इससे आप इजीली समझ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। वह प्रोसेस जिसमें कोई परमाणु, आयन या अणु या कोई रेडिकल अपना क्या करे? इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो देखिए Na से Na+, Mg से Mg+2, जिंक से जिंक+2 और कॉपर से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। दूसरा है आपके, ये खत्म। अब दूसरा है धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। धनायन, अगर कोई धनायन अपने इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो वह प्रोसेस भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो भी ऑक्सीकरण। अगर कोई पहले से ही धनायन है और वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमने परमाणु वाला एग्जाम्पल दिया, परमाणु आयन, है ना। तो परमाणु वाले में मैंने एग्जाम्पल्स दे दिया। कोई भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाते हैं? धनायन। तो परमाणु से धनायन का बनना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब कोई पहले से धनायन है, ठीक है ना, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। आयन 2 प्रकार के, धनायन और ऋणायन। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर है, Cu+। अगर कॉपर, ये देखिए कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये परमाणु से क्या बना? आयन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी कॉपर का कॉपर प्लस में भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और अगर कॉपर प्लस में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन जाता? +2, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलकर कॉपर +2 बनता है तो भी वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, परमाणु से धनायन बना तो भी ऑक्सीकरण, और धनायन से और धनायन बना, यानी धनायन से धनावेश में वृद्धि हुई तो भी प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये है क्या हो जाता है? जब कोई भी ध्यान रखना कि अगर आवेश धनावेश कम होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूपरस, यानी अस लगाते हैं। और अगर धनावेश ज़्यादा होता है तो इक शब्द का, यानी ये कॉपर, ये क्यूपरस और ये
क्यूप्रिक। ठीक है, अब फिर है आयरन। अगर आयरन +2 के रूप में है, ठीक है, आयरन ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस। इसको बोलते हैं फेरस। किस में कन्वर्ट हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये और निकाल देता है तो किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक। तो पहले से कोई धनायन है और अलग इलेक्ट्रॉन निकालता है तो भी उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। यानी फेरस का फेरिक में, मैंने अभी बताया था कि अगर धनावेश ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक शब्द। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। लेकिन हम जनरली इसको फेरस, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धनावेश में वृद्धि क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। जैसे टिन, एक और ले लो, इसको टिन, लेकिन इसे बोलते स्टेनस। समझ में आ रहा? स्टेनस, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बनेगा? स्टेनिक। तो Cu+ से +2 ऑक्सीडेशन, Fe+2 से Fe+3 में, फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण, स्टेनस का स्टेनिक में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपके किसका हो गया? धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। अब पढ़ेंगे हम आयनों में तीसरा, आयनों में पढ़ेंगे ऋणायन द्वारा। यानी सबसे पहले हमने परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाले तो परमाणु का क्या हुआ? धनायन बना तो उसमें ऑक्सीकरण हुआ। फिर दूसरा हमने क्या बनाया? धनायन से क्या बनाए हमने? और धनावेश बढ़ा तो भी क्या होगा? धनायन का क्या हो गया? वापस ऑक्सीकरण। यानी धनायन में से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अब है ऋणायन। अगर कोई ऋणायन है पहले से, ये देखिए, मान लीजिए कोई ये ऋणायन है, अगर ऋणायन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऋणायन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बना? Cl2, यानी कि Cl- से एक Cl और फिर एक Cl से एक Cl- से और एक इलेक्ट्रॉन। ये अगर इसको अलग से देखें तो एक Cl- और ये एक Cl-, 2, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये दोनों जुड़ के क्या बन गए? Cl2। तो अगर क्लोराइड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे 2 क्लोराइड आयनों में से तो क्या बनता है? क्लोरीन। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी किसी ऋणायन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण। इसकी जगह आप ले लो ब्रोमाइड तो क्या बन जाएगा? ब्रोमीन। तो सबसे पहले किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, किसी आयन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। यानी धनायन में से निकलो भले ही ऋणायन में से। अब अणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब हम आगे पढ़ेंगे अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। कोई अणु है, अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो डेफिनेशन के। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें परमाणु, आयन या अणु अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया परमाणु द्वारा, फिर सेकंड मैंने आपको एग्जांपल्स दिया धनायन द्वारा, फिर ऋणायन द्वारा, अब अणु द्वारा। अणु में देखिए आप, अगर हमने H2S लिया, ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो किस में बदलेंगे? ये 2H + S। अगर मैं इसको तोड़ूं तो अगर आप इसका स्ट्रोक सूत्र देखेंगे तो क्या होगा? आपने इसका स्ट्रोक सूत्र देखा, H2S क्या होता है? H, H और ये S। हमेशा धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें से क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या हो गया? 2H+। तो क्या बन जाता है? H2S।
तो H2S में से किसी अणु में से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण टॉपिक कंप्लीट हुआ कि किसी भी वह प्रोसेस जिसमें किसी भी परमाणु, आयन, धनायन या ऋणायन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालते हैं तो वह प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीकरण। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, मास एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़े थे, इससे पहले हम एसआई सिस्टम्स के बारे में पढ़े थे, इसके पहले हम क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े थे। तो क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में हमने देखा था कि हमने हर क्वांटिटी का जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जो 7+2, जो 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, उनके स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने बनाए थे। इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट देखी थी हमने कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट में भी जैसे कि हमने लेंथ का मेजरमेंट बनाया, मीटर बनाया। तो हम घरों में सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं या फीट भी यूज़ करते हैं, फुट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बनाए थे? प्रैक्टिकल यूनिट बनाए थे। तो प्रैक्टिकल यूनिट के बाद का जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, मास एंड टेम्परेचर, जिसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिजिक्स में क्लास 11th में हम किन किन चीज़ों को मेज़र करेंगे? तो हम लेंथ को मेज़र करेंगे। किसको मेज़र करेंगे? लेंथ को मेज़र करेंगे, टाइम को, मास को और टेम्परेचर को। बाकी जो हमारी 7+2 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो क्वांटिटीज़ बची है, जैसे कि कैंडेला बची है, जैसे कि लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, वो सारी क्वांटिटीज़ हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास में हम सिर्फ लेंथ, टाइम और मास, टेम्परेचर को ही मेजर करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले जो टॉपिक लिया हमने वो क्या लिया? लेंथ को। तो लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? तो चाहे लेंथ हो, टाइम हो, मास हो, टेम्परेचर हो, किसी भी क्वांटिटी को डिराइव करने का या फिर मेजर करने के हमारे पास 2 मेथड है। हमने कितने मेथड बनाए? 2 मेथड बनाए। एक मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो एक मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर भी मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो जैसे हम लेंथ मेजर, सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया वो क्या लिया? हम किसको मेजर कर रहे हैं? लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। और लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरह के मेथड है। ठीक है, जिसमें एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखना, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक पॉइंट है हमारे पास, यानी एक ये लोकेशन है, जिस लोकेशन को हमने नाम दे दिया ए लोकेशन, और ये कोई दूसरी लोकेशन है जिसको हमने बोल दिया बी लोकेशन। ठीक है, हमने आपसे पूछा कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक है, तो आपने क्या किया? आपके पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस था। क्या था? एक तरह का स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस था, जिसको आप बोलते हो मीटर स्केल। क्या बोलते हो? मीटर स्केल। ठीक है, तो आपके पास एक मीटर स्केल थी, या फिर आपके पास फीता होगा, या फिर दूसरा कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट का कोई डिवाइस होगा। उस डिवाइस को, जैसे कि हमने मीटर स्केल को लिया, तो मीटर स्केल का एक सिरा आपने यहाँ पर रखा, फिर जैसे यहाँ से चल के गए बी लोकेशन पर, और दूसरा सिरा आपने कहाँ पर रखा? बी लोकेशन पर रखा। तो आपने देख लिया मीटर स्केल के अंदर कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपने मेजर कर लिया इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर। कितना मेजर कर लिया आपने? 5 मीटर। यानी ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है? तो ये दोनों पॉइंट आपकी अप्रोच में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर आप जा सकते हो। ठीक है, अपनी मीटर स्केल को आप वहां पर ले जा सकते हो, अपने जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का जो डिवाइस है उसको आप वहां पर ले जा सकते हो। यानी बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, यानी दोनों पॉइंट आपकी कहां पर है? अप्रोच में।
ठीक है। तो ये जो मेथड है कि अगर दो पॉइंट आपके अप्रोच में है और अगर पॉइंट अगर आपके अप्रोच में है तो उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड डिवाइस यूज करेंगे, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। तो वो जो मेथड है कि लेंथ को मेजर करने का, जब दोनों पॉइंट कैसे हो, अप्रोच में हो, तो उस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं हम? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होते हैं? बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, ठीक है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बन गई, बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, ठीक है। यानी एंड्स कैसे हैं? आपकी अप्रोच में है, ठीक है। आप उन एंड्स तक जा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये काम करो, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, इसकी लेंथ मेजर कर लो, इसकी लेंथ और उसकी विड्थ मुझे मेजर करके, इसका एरिया मुझे मेजर करके बताओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट वो रहा, दोनों पॉइंट से आपने क्या किया, आपके पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस है और वो डिवाइस कौन सा है? तो मीटर स्केल। तो मीटर स्केल को आपने रखा और आपने देख लिया कि सर ये तो कितना है, 1 मीटर है, ऐसे तो कितना है, 1.2 मीटर आया सर, और आपने ऐसे मेजर कर लिया, दोनों पॉइंट आपकी अप्रोच में, यहां पर आप जा सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, ये मेजर कर दिया और आपने बोल दिया सर ये तो 0.8 मीटर है, ठीक है। और आपने क्या कर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है वो कैसा मेजरमेंट है, और ये जो मेजरमेंट में हमने मेथड यूज किया, इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड में जब आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है या कोई भी मेजरमेंट करना है, चाहे आपको मास मेजर करना है, टाइम मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, अगर जिस चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, जिस चीज का टाइम मेजर करना है, अगर वो आपकी अप्रोच में है, अगर आप वहां जा सकते हो या फिर वहां पर आपका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस है वो अगर आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब वो जो मेथड होगा कैलकुलेशन का वो कैसा होगा, डायरेक्ट मेथड। कैसा होगा, डायरेक्ट मेथड। तो आप नेमली डिफाइन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे इसमें हमने बोला कि बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, तो यहां पर क्या होंगे कि दोनों जो एंड्स है वो अप्रोच में नहीं होंगे, ठीक है। तो बोथ द एंड्स आर नॉट अप्रोचेबल, सिंपल सा। ठीक है, नॉट अप्रोचेबल, ठीक है। यानी जो एंड्स है वो आपकी अप्रोच में नहीं है। तो कैसे, तो जैसे कि आपके पास ये एक कोई टावर है, ठीक है, कोई टावर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। अब आपको किसी ने बोला कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हो उस पॉइंट का नाम है ए, और जो ये जो टावर है इसका जो नीचे जो बॉटम का जो पॉइंट है वो है बी, और जो टॉप का जो पॉइंट है उसको हमने बोल दिया सी। यानी 3 पॉइंट यानी 3 लोकेशन है हमारे पास, ठीक है। तो आपको किसी ने बोला कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हो क्योंकि ये कहाँ पर है, अर्थ के ऊपर है, और अर्थ के ऊपर ये दोनों पॉइंट है, तो आप यहाँ से आपकी मीटर स्केल को ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपकी अप्रोच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सर ए डिस्टेंस है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपकी अप्रोच में, तो यहां पर कौन सा मेथड लगा, डायरेक्ट मेथड लगा। पर किसी ने आपको बोला कि ये जो सी पॉइंट है, टॉप है, जो इस टावर का जो टॉप है, इस टॉप से इस आदमी की जो लोकेशन ए, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकाल के बताओ। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट हमारी अप्रोच में नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमारी अप्रोच में है पर ये वाला पॉइंट हमारी अप्रोच में नहीं है। तो ये वाला जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या फिर आपको किसी ने कहा कि ये जो इसकी जो ये जो हाइट है, ये हाइट हमको मेजर करके बताओ, तो इस हाइट में ये वाला पॉइंट तो आपके अप्रोच में है पर ये वाला पॉइंट आपकी अप्रोच में नहीं है। तो इस हाइट को मेजर करने के लिए जो मेथड आप यूज करोगे, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो इसके लिए आप कैलकुलेशन यूज करोगे कि आप एक डिवाइस, जैसे कि यहां पर आप खड़े हो, तो यहां से ये जो टावर की हाइट है, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ये ऐसे हाथ किया आपने और ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, ठीक है। ये वाला थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली। जैसे ये डिस्टेंस आपको पता है, थीटा की वैल्यू अगर आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप जैसे कि हम जानते हैं ये अर्थ है, तो अर्थ है, तो अर्थ कैसी होती है, एक तरह का कर्वेचर होता है। यानी ये क्या हो गया,
आर्क हो गया। और आर्क ओपन रेडियस क्या होता है, हम जानते हैं कि आर्क ओपन रेडियस, और आर्क ओपन रेडियस क्या होता है, थीटा। और अगर थीटा आपको दे रखा है, ये वाली क्या बन गई, तो इसकी रेडियस बन गई। तो अगर ये इसकी रेडियस है तो क्या हो जाएगा, तो थीटा को ट्रांसफर कर देंगे तो आर्क ओपन थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी ऐसे करके। या थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेक्सटेंट। क्या बोलते हैं हम, सेक्सटेंट। ठीक है, तो ये जो सेक्सटेंट करके एक डिवाइस है, इस डिवाइस की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर देंगे। तो सिंपल सा अपन को अभी इतना सारा नहीं समझना, अपन को सिर्फ ये समझना है कि इनडायरेक्ट मेथड अपन कब यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड हम कब यूज करते हैं, जब जो एंड से जो दो अगर पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगर वो दोनों एंड्स हमारी अप्रोच में नहीं हो, हमारा स्टैंडर्ड डिवाइस जो हमने बनाया है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो डिवाइस बनाया है, वो डिवाइस हमारे वहां तक नहीं जा सके, तो ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि ये कोई स्टार है और ये आपकी अर्थ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करो। तो यहाँ पर हम मीटर स्केल लेके थोड़ी जा सकते, यहाँ पर हमारा कोई फीता काम में थोड़ी आएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई हमने हमारे दोस्तों को बोला भी तू अर्थ पे फीता लेके खड़ा रहे और मैं जाता हूँ ये स्टार के ऊपर और यहाँ पर फीता, और देख लेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलने का तो हम बोल सकते हैं पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस है या प्लेनेट टू स्टार डिस्टेंस है, ये सारे जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ये जहां पर हमारी अप्रोच नहीं हो, तो ऐसे डिस्टेंस के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम एक रूल्स बना दिया, या फिर हम कहेंगे कि वी मेड ए रूल, और वो रूल क्या होगा, तो हमने बोल दिया कि डायरेक्ट मेथड वो मेथड होगा जिसके लिए जिसको मेजर करना है। डायरेक्ट मेथड हम वहाँ अप्लाई करेंगे, उन एंड्स के लिए अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट के डिवाइस यूज हो। तो यानी जहाँ पर भी आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट के डिवाइस यूज होंगे, ठीक है, वो मेथड कौन सा होगा, तो वो मेथड आपका होगा डायरेक्ट मेथड। और जहाँ पर आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट के डिवाइस यूज नहीं होते हैं और या फिर होते हैं, तो होने के बाद जैसे कि हमको मेजर करना है तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो जो मेथड होते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। यानी इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन क्या करते हैं, कैलकुलेशन इज डन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हमको क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डायरेक्ट मेथड में हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। जैसे कि आपने बोला कि सर ये जो पेपर है, इस पेपर की ये जो थिकनेस है, वो थिकनेस बताओ, वो थिकनेस कितनी है। अब हमारे पास ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर हम कहेंगे अभी तो हमारे पास हालांकि इंस्ट्रूमेंट है, पर फिर भी हम कहेंगे कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और हमको अगर ये मेजर करना है, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई अगर हमको मेजर करनी है, तो हम इसकी मोटाई कैसे मेजर करेंगे। तो इसकी मोटाई मेजर करने का हमारे पास एक मेथड है, और उस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस नहीं है कि ये थिकनेस, इसकी मोटाई मेजर कर ले, तो हम क्या करेंगे, ये कागज है, इसके हमने 1000 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए हमने, 1000 टुकड़े कर दिए। अब 1000 टुकड़े को, यानी एक टुकड़े को एक के ऊपर ऐसे हमने क्या बना दिया, एक बंच बना दिया। क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक गत्ता बना दिया हमने। क्या बना दिया, एक गत्ता। यानी उस कागज के जिसकी हमको थिकनेस निकालनी थी, उसके 1000 टुकड़े किए, और 1000 टुकड़े को एक के ऊपर एक हमने चिपका दिया, यानी एक गत्ता बना दिया, या फिर एक बंच बना दिया हमने। ठीक है, एक बंडल हमने बना दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो बंडल बना, इसकी ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है, मुझे ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को तो हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े थिकनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस है, और हमने मीटर स्केल लिया या हमने सेंटीमीटर स्केल लिया और हमने मेजर कर लिया कि इसकी ये जो थिकनेस है, वो थिकनेस कितनी है। तो हमने बोला सर 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, मान ली 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर थिकनेस कितने पेपरों से मिलकर बनी हुई है, तो ये जो 7 सेंटीमीटर थिकनेस है वो कितने 1000 पेपर के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। कितने था, 1000।
ठीक है। तो हमने क्या किया, तो एक पेपर की थिकनेस क्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम 1000 कर लेंगे, तो एक पेपर की थिकनेस आ गई। तो इसके लिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन की। क्या किया हमने, कैलकुलेशन, यानी डायरेक्ट हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जिससे हम पेपर की मोटाई को मेजर कर सके, तो उसके लिए हमने क्या इनडायरेक्ट तरीका यूज किया, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड हमने यूज किया, और वो तो क्या था कि हम तो 1000 टुकड़े कर दिए और उन 1000 टुकड़े को एक के ऊपर एक चिपका दिया और एक गत्ता बना दिया। अब इतना बड़ा गत्ता बन गया, इसकी लेंथ, इसकी जो थिकनेस है, इसको तो हमने मेजर कर लिया, जो भी आई उसको हमने जितने पेपर लिए थे उस पेपर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे 1 पेपर की जो क्या आ गई, तो 1 पेपर की थिकनेस हमको मिल गई। किसकी मिल गई, 1 पेपर की थिकनेस हमको मिल गई। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और डायरेक्ट मेथड के अंदर हमको किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर वो भी क्या है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में हम जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस यूज करेंगे। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस है हमारे पास, स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस यूज करते हैं उसमें जो सबसे पहला है हमारे पास कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, तो सबसे पहले हम लेते हैं मीटर स्केल। हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस लेंथ मेजर करने का, तो मीटर स्केल, ठीक है। तो मीटर स्केल आपने देखी होगी, तो मीटर स्केल में ये छोटे छोटे डंडे होते हैं, जिसमें एक बड़ा डंडा, फिर छोटे छोटे डंडे, लाइंस होती, छोटी छोटी लाइंस होती है, पतली पतली, ठीक है, फिर बड़ी, ये इस टाइप की एक मीटर स्केल होती है। आपने देखी होगी डे टू डे लाइफ में, आप डेली देखते हो मीटर स्केल, देखते हो सेंटीमीटर स्केल देखते हो आप। तो हमने लिया मीटर स्केल है, तो इस मीटर स्केल में सबसे छोटा डिस्टेंस कितना होता है, तो 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है मीटर स्केल का। और सबसे जो छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट का मतलब छोटा और काउंट का मतलब जो काउंटिंग करते हैं, यानी सबसे छोटी काउंटिंग हम कितनी कर सकते हैं, तो जो मीटर स्केल होती है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट हम तो जानते हैं कि दोनों पॉइंट की, दोनों लाइन के जो छोटी छोटी लाइनें होती है उन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट। यानी मीटर स्केल इतना छोटा मेजर करती है, इससे छोटा मेजर नहीं करती। तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1 mm। कितना होता है 1 mm, जिसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। और इसको अगर हम ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम इसको किसको, कि 1 मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। कितना हो गया 10⁻³ मीटर। ये क्या होता है, किसका लिस्ट काउंट है, तो ये लिस्ट काउंट है मीटर स्केल का। किसका लिस्ट काउंट है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस हमने दिया कि अब मीटर स्केल तो 1 mm तक का डिस्टेंस मेजर कर सकती है। अब अगर इससे छोटा अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे, अगर एक बार थोड़ा ध्यान से देखना कि जैसे ये 10⁻³ मीटर लिखा है तो इसमें समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ये कैसे होता है, तो इसको देख लो कि जैसे कि मैंने लिखा 1/10, ठीक है, और 1/10 हाउ मच, तो हम देखते हैं कि कितना होता है 0.1, कितना होता है 0.1 होता है। तो इसी 1/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 10 के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर पावर कितनी है 1, क्योंकि किसी के भी ऊपर, जैसे ये 10 है, अगर इसके ऊपर मैंने पावर 0 रखी, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो किसी के भी ऊपर अगर पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, चाहे वो 20 हो या 10,000 हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर पावर अगर 0 है तो मतलब क्या होगा उसका 1। अब 10 के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1, और 10 की पावर 1 करेंगे तो हम कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो अब ये जो 10 है, ये 10 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। अगर इस 10 को हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो इसकी पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, तो अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, यानी 1 जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। तो मैंने लिखा कि 1/10 का स्क्वायर, और 1/10 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2, और 1/10
10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर देखेंगे क्या होता है। तो 1/10 का मतलब क्या होता है, जैसे 1/10 का मतलब होता है 0.1, तो 1/10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है यानी 100, यानी 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100, तो 1/, ये जैसे 100 करेंगे तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब 1/1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.001, ठीक है। और 1 हम जैसे देखते हैं कि 0.01 इसको हम ऐसे नहीं लिख के, हम किस में लिखते हैं, इसको ऑर्डर में लिखते हैं। फिजिक्स में क्या लिखते हैं 10⁻⁻², और जैसे कि ये आपको दे रखा है कि 0.001 इसको हम ऐसे नहीं लिख के, हम इसको किस में लिखते हैं 10⁻³ में लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 10⁻³ वगैरह क्या होता है, वही होता है 1/10 यानी 0.1 होता है, और 0.1 को हम ऐसे नहीं लिख के क्या लिखते हैं 10⁻⁻1 लिखते हैं, ठीक है कि। और नेक्स्ट अगर आप करना चाहो ऑर्डर को हायर ऑर्डर करना चाहो तो 1/10⁻⁴ लिख दिया हमने, 10⁻⁴ लिख दिया तो कितना जगह 0.000 और 1 हो गया, 10⁻⁴ कर दिया हमने, ठीक है। तो 10⁻⁴ को हम ऐसे नहीं लिख के 1/10⁻⁴ यानी 1/10,000 क्या हो गया, 10⁻⁴ का मतलब क्या हो गया 10,000 हो गया। तो 1/10,000 को हम ऐसा नहीं लिख के, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1/10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.0001, या फिर हम इसको किसके इक्वल कर सकते हैं 10⁻⁻4 के, ठीक है। यानी ये तीनों चीजें कैसी है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो एक जो सबसे पहला हमने जो स्टैंडर्ड डिवाइस बनाया वो क्या बनाया, हमारा मीटर स्केल, और जिसका लिस्ट काउंट कितना होता है 10⁻³ मीटर, या हम कह सकते हैं कि जो मीटर जो स्केल है वो मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकती है, तो 1 mm डिस्टेंस मेजर कर सकती है। इसके बाद हमारे पास और अगर फाइन लेंथ हो और फाइन डिस्टेंस हो, यानी इससे छोटा डिस्टेंस हो, तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वो है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और ये जो वर्नियर कैलिपर्स है जिसका आपके 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट है, लैब के अंदर आप वर्नियर कैलिपर्स देखोगे, और वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, जैसे कि इसका एक एंड ये होता है और यहाँ पर एक वर्नियर स्केल होती है, ठीक है, एक यहाँ पर मेन स्केल होती है, ये कुछ इस टाइप का होता है वर्नियर कैलिपर्स। मैं डायग्राम सही नहीं बना पाया हूँ, पर आपको लैब के अंदर दिख जाएगा वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, या फिर आप गूगल पर भी देख सकते हो उसका इमेज कैसा दिखता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो क्या होता है, जैसे हमने देखा मीटर स्केल जो मिनिमम लेंथ मेजर करती है वो कितना करती है 1 mm करती है, या मीटर में हम बोले तो 10⁻³ मीटर करती है। तो वर्नियर कैलिपर्स इससे भी छोटी लेंथ को मेजर करता है, यानी लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कितना होता है, तो जैसे इसका 1 mm होता है, इसका होता है लिस्ट काउंट 0.1 mm, कितना होता है 0.1 mm, और 0.1 mm को हम जब ऑर्डर में लिखेंगे तो ऑर्डर में इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर। कितना मेजर करता है ये 10⁻⁻⁴ मीटर तक की लेंथ को मेजर करता है, कौन करता है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो दो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के डिवाइस हमने देखे लेंथ को मेजर करने के लिए, कि सबसे बड़ा जो होता है वो मीटर स्केल होता है, और मीटर स्केल सबसे छोटी जो लेंथ को मेजर करता है वो कितनी लेंथ को मेजर करता है, तो सबसे छोटी लेंथ को मेजर करता है 1 mm यानी 10⁻⁻³ मीटर, ठीक है। अब इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, और वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, सबसे छोटा लेंथ कितनी मेजर करता है 0.1 mm मेजर करता है, यानी 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है जिसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में, डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वो है स्क्रू गेज। क्या है, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस हमारा क्या है, स्क्रू गेज, और उस स्क्रू गेज को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपको पता है कि हमने मॉडल स्टार्ट किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे थे,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस चालू की थी और उसमें मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो सबसे पहला मॉडल हमने जो पढ़ लिया था वो था सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। और मैंने आपको बताया था कि इसको सैंडविच क्यों कहते हैं, ये बताना रह भी गया था क्योंकि उसका रीज़न था कि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है और इतना डिस्कस यहाँ पे कर पाते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता था इसको सैंडविच क्यों कहा जाता है। तो हमने देखा था कि जब सैंडविच मॉडल के बारे में डिस्कस की थी, इसको प्रपोज किसने किया था, डेनियली और डेवसन ने इसको प्रपोज किया था। और इसके बारे में हमने देखा था कि आउटसाइड जो होते हैं आपके क्या थे, प्रोटीन मॉलिक्यूल, आउटसाइड क्या थे, प्रोटीन मॉलिक्यूल थे। और इनसाइड बात करें हम तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे आपके, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अरेंजमेंट हमने देखा था इसका, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और इसकी लेयर कितनी होती है, बाई लेयर होता है, यानी 2 लेयर प्रेजेंट होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की। ये अलग नहीं होते, भले मैं चौक का इस्तेमाल अलग कर रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन ये मॉलिक्यूल अलग नहीं होते, एक ही टाइप के होते। तो ये वाली हो जाती है आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो आपका है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है आउटसाइड, ये हमने देख लिया था पूरे मॉडल के अंदर। और आपको पता हो तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और ये हो जाएंगे आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं दोनों तरफ। तो आपने अगर इसको देखा हो सैंडविच को, तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ ब्रेड होता है और बीच में जैम लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ, दोनों तरफ आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल है और बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, यानी बीच वाला आपका ये हो गया जैम और ये दोनों ब्रेड। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल कहा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं। जनरल बात है, कभी कोई पूछे कि इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एग्जामिनर कभी पूछता नहीं है आपको कि इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं, लेकिन जनरल बात में कभी पूछा जाए कि इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहते थे, पता होना चाहिए कि दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से इसको प्रोटीन इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। इसके बारे में हमने देख लिया था। और ये मॉडल जो था आपका कंप्लीटली क्या हुआ था, फेल हुआ था। फेल होने का रीजन मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शंस के बारे में नहीं बता सका था कि प्रोटीन का क्या फंक्शंस है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स काम कैसे करते हैं, तो फंक्शन स्पेसिफाई नहीं कर पाए, यानी इसके फंक्शन जो थे उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाया था। और दूसरी बात हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता नहीं सका था कि ये मॉलिक्यूल को अंदर एनगल्फ कैसे करेगी और ये मूवमेंट कैसे करती है, यानी इसका नेचर फ्लूइड होता है या नहीं होता, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। ये क्या बात है, इन्होंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्टैटिक होती है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रिजिड। वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती और कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमने कंक्लूजन निकाला था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टैटिक होती है। वास्तव में स्टैटिक होती नहीं है, वो कैसी होती है, डायनेमिक होती है। और इसके बाद हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल और फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल को क्या करती है, एंटर करवाती है और पास आउट होते हैं वो वन सेल टू अनदर सेल, ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। लेकिन ये इसको क्लियरिफाई नहीं कर पाए थे कि फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल तो अंदर एंटर हो रहा था इनके मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो इसका टेल रीजन होता है ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, जिसकी वजह से ये मॉडल क्या हुआ था, फेल हुआ था। इससे आगे जो नेक्स्ट मॉडल था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। और वो सेम एज था जैसा डेनियल और डेवसन ने दिया था, वैसा ही सेम एज मॉडल प्रपोज किया था किसने, रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने। और उसमें थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस लाए थे, मतलब वो डिफरेंट जो पॉइंट थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उस मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आपको पता होना चाहिए प्रपोज किसने किया था, तो प्रपोज्ड बाय, या दिया किसने था, प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था, तो रॉबर्टसन। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या था और ये कैसा था मॉडल, तो सबसे पहली बात इन्होंने बताया था कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। पीएम का मतलब होता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो ये किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये बात रॉबर्टसन ने भी कही थी। इसके बाद इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल था वो कैसा था, एम्फीपैथिक था। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कैसा था, एम्फीपैथिक, मतलब उसका नेचर कैसा था, एम्फीपैथिक था। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड ये शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक।
अब आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है एम्फीपैथिक क्या होता है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख सकते हो कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता क्या है। लेकिन आपको जनरली मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसमें जो मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड का, उसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। और हेड के पार्ट के ऊपर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसके ऊपर। और इसके बाद इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और हेड जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसलिए यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक सेम एज टू डेनियल एंड डेविसन मॉडल। मतलब जो सैंडविच मॉडल के अंदर बताया गया था वैसा वैसा इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की थी। वही पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो पहले वाले मॉडल में, मतलब आपने प्रीवियस वीडियो में उसको देखा हुआ, वही पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद इसके अंदर जो डिफरेंस थे, मतलब इन्होंने क्या डिफरेंट किया था जिसकी वजह से ये मॉडल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, ये सेम एज था। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक, ये भी सेम एज था। इसके बाद इन्होंने जो बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अरेंज कैसे होते हैं, इन बाइलेयर। तो फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आर अरेंज इन बाइलेयर। अब बाइलेयर के बारे में भी हमने देख लिया था, बाइलेयर अरेंजमेंट होता कैसा है। तो बाइलेयर अरेंजमेंट के अंदर क्या था, हमने देखा था टेल फेस ईच अदर एंड हेड्स अवे फ्रॉम द ईच अदर, वो हमने देख लिया था। तो यहाँ पे इतनी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन बाइलेयर, टेल्स face each other and heads are away from each other। तो ये तो सेम एज हो गया, जैसा डेनियली और डेविसन ने कहा था उसी की तरह ये मॉडल भी यहाँ पे प्रपोज किया था कि जो आपकी फॉस्फोलिपिड लेयर होती है वो बाइलेयर में अरेंज होती है। और बाइलेयर कैसी होती है, उसमें जो टेल्स वाला पार्ट है वो एक दूसरे के सामने होता है, मतलब टेल वाला जो पार्ट है वो फेस करता है एक दूसरे को। और हेड वाला जो पार्ट होता है उसका, वो दोनों हेड्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, वो अवे होते हैं। और उनसे क्या अटैच होता है, प्रोटीन अटैच होता है। ये वाली डिस्कस तो हमने डेनियली और डेविसन में कर ली थी। ये सारे जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, सेम एज थे, सैंडविच मॉडल की तरह। तो इन्होंने डिफरेंस क्या दिया, अब वो डिफरेंट वाले पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक मॉडल आपने पढ़ लिया तो आपको सेम पॉइंट तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या था वही आपको ध्यान रखना था। यहाँ पे मैं डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूँ, आपको वो पता होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप इस मॉडल के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसके अंदर डिफरेंस ये था कि इन्होंने जो, मतलब हमने देखा था कि डेनियल और डेविसन ने क्या कहा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ, या प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अल्फा ग्लोबुलर। तो इसके अंदर इन्होंने जो कहा था कि प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस। यहाँ पे डिफरेंस था पहला तो कि इनके अंदर जो प्रोटीन था इन्होंने क्या बताया था कि वो बीटा फाइब्रस था। अब बीटा फाइब्रस क्या होता है कि ऐसा प्रोटीन जो थ्रेड लाइक हो, कैसा हो, थ्रेड लाइक। यानी बीटा फाइब्रस प्रोटीन किस टाइप का होगा, थ्रेड लाइक प्रोटीन होगा, धागेनुमा, थ्रेड लाइक प्रोटीन। प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसा हो, अगर थ्रेड लाइक हो तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, बीटा फाइब्रस। और अल्फा ग्लोबुलर होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो प्रोटीन सर्कुलर होगा। ये हमने डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे इन्होंने जो नया बताया था वो क्या था, प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस। दूसरी बात, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में डिस्कस की थी, मतलब इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है। तो थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है। तो इन्होंने बताई थी 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। बाकी सारा सब कुछ सेम था, जैसा डेनियल और डेविसन ने बताया था वैसा ही सैंडविच मॉडल की तरह ही सारे पॉइंट थे इसके अंदर। ये वाले पॉइंट क्या थे, डेनियल और डेविसन से मैच करते थे। बाकी इन्होंने जो नया बताया आपको वो ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस, तो ये नया पॉइंट हो जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में इन्होंने बताया था, थिकनेस कितनी बताई थी, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। और इनके जो ड्रॉबैक्स थे, मतलब जो सैंडविच मॉडल के ड्रॉबैक्स थे वैसे ड्रॉबैक्स किसके थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के। मतलब वैसी मतलब डिफिकल्टी थी, ये भी फंक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सके थे। वाटर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में इन्होंने बताया नहीं था। इसके बाद इसकी डायनेमिक नेचर के बारे में ये भी बता नहीं सके थे। तो सेम ड्रॉबैक्स थे इसके भी, लेकिन इसके बारे में हम देख लेते हैं इसके डायग्राम को बना के कि कैसा बनता है, जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो नहीं किया है कि प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस, और हमने वहाँ पे सर्कुलर बनाए थे। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होंगे वो कैसे होंगे, फाइब्रस होंगे। और फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है, थ्रेड लाइक। तो हमने बना दिया ये थ्रेड लाइक प्रोटीन। ये आपका हो गया थ्रेड लाइक प्रोटीन। दूसरी बात,
यहाँ पे हमने क्या कहा था कि फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आर एम्फीपैथिक, तो सेम एज होगा। यहाँ पे कुछ नया तो इन्होंने बताया नहीं था, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल हम सेम बनाएंगे, जिसके अंदर एक हेड होगा और टेल होगी। यह हो गया आपका हेड एंड टेल। और ये वाला जो टेल वाला पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, तो वीक वंडर वॉल फोर्स से अट्रैक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने भी है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेम एज पॉइंट आएंगे वहाँ पे, जो भी कॉमन पॉइंट है वो सारे। बाकी जो नया था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस, तो ये फाइब्रस प्रोटीन है जो थ्रेड लाइक होते हैं, सर्कुलर नहीं होते। दूसरी बात, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सेम एज होता है, जैसा बायलर हमने डिस्कस की थी कि टेल्स फेस ईच अदर, तो यहाँ पे टेल्स क्या कर रही है, फेस कर रही है एक दूसरे को, और हेड अवे फ्रॉम द टेल। इसके बाद तो ये वाली लेयर हो जाएगी आपकी फॉस्फोलिपिड की। और ये जो प्रोटीन है यहाँ पे, वो प्रोटीन कैसा है, थ्रेड लाइक है। प्रोटीन कैसा है, थ्रेड लाइक, यानी वो प्रोटीन है कौन सा, तो बीटा फाइब्रस है। यहाँ पे भी कौन सी लेयर हो जाएगी, प्रोटीन की। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ से ट्रांसफर होता है, मतलब सबसे पहली बात करें अपन फैट मॉलिक्यूल की, फैट मॉलिक्यूल तो क्या होगा, इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया इसके बारे में कि फैट मॉलिक्यूल जो होता है वो इजीली ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन लेयर कभी फैट मॉलिक्यूल के बीच में बैरियर का काम नहीं करती है, तो इसको रोकेगी नहीं, वो इजीली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट होगा। और ये हेड वाला पार्ट क्या था, ग्लिसरॉल से बना हुआ, वास्तव में ये पूरा पार्ट ही फैट से बना हुआ है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली डिफिकल्टी यहाँ पे जो आई थी वो थी वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी इजीली नहीं हो पाता है। जैसे H2 है तो ये प्रोटीन की लेयर को तो क्या करता है, क्रॉस कर लेता है। हेड क्या था आपका, हाइड्रोफिलिक था, यानी वाटर लविंग, तो वो ऑटोमेटिकली टेल को भी क्या कर देता है, क्रॉस, मतलब हेड को भी क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। लेकिन ये जो टेल वाला पोर्शन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि ये वाटर हेडर होता है, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता इस मॉडल के अकॉर्डिंग। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये मॉडल क्या हुआ था, यहाँ पे फेल हो जाता। और ये मॉडल जो था वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जो वेरिएबिलिटी है, मतलब ये जो चेंज होते हैं उसके बारे में भी नहीं बता सका था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डायनेमिक नेचर है यानी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बता नहीं सका था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों मॉडल फेल क्यों हुए थे। उसका रीजन ये था कि ये भी फंक्शंस के बारे में नहीं बता सका था, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं डिस्कस कर सका, और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसकी डायनेमिक नेचर के बारे में और वेरिएबिलिटी के बारे में, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल के वेरिएबिलिटी के बारे में भी बता नहीं सका था। ये इसके ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स सेम थे सैंडविच मॉडल के, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों मॉडल को, मतलब आपके यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल जो था, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, लेमिलर मॉडल और ट्राइलेमिलर मॉडल। और ऐसा क्यों कहते हैं वो देखा, मतलब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच जो हमने पढ़ लिया पहले, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल कलेक्टिवली, दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड लेमिलर और ट्राई लेमिलर मॉडल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको दोनों को, यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और आपका क्या है सैंडविच मॉडल, इन दोनों को क्या कहते हैं, लेमिलर मॉडल या ट्राइलेमिलर मॉडल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये है कि ट्राइलेमिलर का मतलब होता है कि इसके अंदर 3 लेयर होती है, जिसकी वजह से इसको ट्राइलेमिलर कहा जाता है। तो इसके अंदर 3 लेयर कौन सी होती है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक तो प्रोटीन की लेयर है, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, मिडिल लेयर जो आपकी बायलेयर बनती है वो कौन सी है, फॉस्फोलिपिड की, तो सेकंड लेयर। और यहाँ पे फिर से प्रोटीन की लेयर आ जाती है, यानी थर्ड लेयर। यानी प्रोटीन की कितनी लेयर है, 2 लेयर है, और इसके बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड, यानी एक लेयर फॉस्फोलिपिड की है, यानी होगी 3 लेयर, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइलेमिलर। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि रॉबर्टसन का मॉडल और डेनियली और डेवसन के मॉडल को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, लेमिलर और ट्राइलेमिलर मॉडल कहते हैं। और यह होता है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यानी रॉबर्टसन
निकोलसन का मॉडल। तो इन्होंने जो प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल था वो बायलेयर था, टेल्स फेस ईच अदर एंड हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। इसके बाद जो नया था इसके अंदर वो क्या था कि प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस यानी थ्रेड लाइक प्रोटीन होता है। इसके बाद इसकी थिकनेस इन्होंने बताई थी, जो नया था इसके अंदर के 75 और 100 एंगस्ट्रम के बीच में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस। इसके बाद हमने इसके डायग्राम को डिस्कस कर लिया। तो थ्रेड लाइक प्रोटीन था तो हमने थ्रेड लाइक बना दिया, यानी सर्कुलर नहीं था। यानी बीटा फाइब्रस का मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स जो थे वो सेम थे, सेम एज सैंडविच मॉडल। और यहाँ पे ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसको लेमिलर ट्राइलेमिलर क्यों कहते हैं, इसके अंदर 3 लेयर होती है जिसकी वजह से इसको ट्राइलेमिलर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल होता है जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्रपोज किया गया था सिंगल और निकोलसन के द्वारा। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी तक जो है हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसमें फार्मूलाज हमारे चल रहे थे। मैंने लास्ट आई थिंक आपको tan 2x का फार्मूला बताया था, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। आज शॉर्टली ही मैं आपको वो फार्मूलाज कंप्लीट करा दूंगी, ताकि पर ये है कि ये फार्मूलाज आपको पहले लर्न करने रहेंगे तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। फिर इसके बाद आता है sin 2x दैट इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। मतलब ये सेम फार्मूला रहता है tan 2x का और sin 2x का। सॉरी, यहाँ पर क्या 1 - tan स्क्वायर x, और sin 2x में क्या बनता है 1 + tan स्क्वायर x। इसी तरीके से फॉर्मूला बनता है cos 2x का भी। cos 2x इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2x, sin 2x एंड cos 2x। इसके बाद जो है दैट इज sin 3x का फॉर्मूला। ये होता है, इसका मतलब होता है 3 sin x - 4 sin cube x। फॉर्मूला नंबर 4, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x - 4 sin cube x। इसी तरीके से cos 3x रहता है, उसमें फ़र्क बस इतना रहता है, इसमें जो पॉजिटिव रहता है इसमें ये नेगेटिव रहता है। cos 3x में ये जो नेगेटिव है इसमें पहले आ जाता है 4 cos cube x - 3 cos x। और फिर आता है tan 3x का फार्मूला। tan 3x का फार्मूला होता है 3 tan x - tan cube x अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर x। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x - tan cube x अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर
एक्स। ये हुए आपके डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, जैसे है गुणनफल का योग या अंतर में रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम्स और डिफरेंस। पहले हम क्या कर रहे थे कि जैसे कहीं लिखा हुआ होता था साइन ए प्लस बी, तो इसको आप लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब की बारी क्या होगा कि कोई भी दो प्रोडक्ट्स जैसे आपको गिवन होंगे साइन ए इंटू साइन बी, इसको आप लिख पाओगे साइन ए प्लस बी बाई टू प्लस कॉस ए माइनस बी बाई टू। जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, तो ये वाले फॉर्मूलाज भी देख लीजिए। फर्स्ट आपका आता है, जैसे ये हो गया आपके 6 तक, यहाँ स्टार्ट होता है 7 से। 2 sin x cos y, 2 sin x cos y या फिर 2 sin a cos b इज इक्वल टू, अगर x y समझ नहीं आता तो हम यहाँ पर a प्लस बी भी ले सकते हैं। आपकी बुक में जैसे x और y दे रखा है, 2 sin x cos y दैट इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन एंड कॉस, और उसको हमने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, साइन की एक टर्म और साइन की एक टर्म, तो यहाँ पर एडिशन की फॉर्म में यहाँ पर आए हैं फॉर्मूलाज। 2 sin x cos y हो गया। नेक्स्ट जैसे है 2 cos x sin y, तो अभी अब की बारी क्या है, जो x का पहले साइन ले रखा था, अब की बारी x का तो cos लिया है और y का साइन लिया है, तो उस कंडीशन में ये इक्वल रहता है sin x प्लस वाई माइनस, बस इस प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है, इतना सा फर्क आता, sin x माइनस वाई। तो ये चीज़ कैसे ध्यान रखोगे, देखो 2 sin x cos y, तो जो यूजुअली जो हमारा सीक्वेंस रहता है दैट इज़ फर्स्ट हम साइन को प्रायोरिटी देते थे, देन कॉस। तो साइन कॉस जब आता है तो फॉर्मेशन तो यही रखना है साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई। रही बात साइन की, जब साइन कॉस सीक्वेंस में आ रहे, जो हमारा जनरल सीक्वेंस रहता है उसमें रहता है, तो बीच में प्लस का साइन। जैसे ही सीक्वेंस रिवर्स हुआ, सीक्वेंस के साथ साथ एंगल में भी चेंज आ रहा है। जैसे फर्स्टली जो ये x का था हमने साइन लिया था, अब की बारी इस x का कॉस ले रहे हैं और इस y का साइन ले रहे हैं, तो सीक्वेंस चेंज हो गया, फर्स्टली कॉस ले रहे हैं और फिर देन साइन ले रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू सिमिलर टर्म रहेगी, बस सीक्वेंस के अपोजिट्स आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे मिडल में माइनस का साइन लगेगा। फिर इसके बाद आता है 2 cos x cos y, 2 cos x cos y दैट इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है जी, ये समझ में आ गया हमको कि जब ये देखो अल्टरनेट चल रहा है साइन कॉस, तो उसका एक्सपेंशन ओनली साइन की फॉर्म में आ रहा है, बस यहाँ पर चेंजेस आ रहा है, उसके सीक्वेंस सेम रह रहा है जनरल के अकॉर्डिंग, तो प्लस अदरवाइज माइनस। अब क्या है, सिर्फ cos x cos y, उसका एक्सपेंशन आ रहा है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। लास्ट एक्सपेंशन है 2 sin x sin y। अगर दोनों ही टर्म्स साइन मिलती है हमको, तो उसका जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो किस फॉर्म में हमको मिलता है, दैट इज ऑल्सो cos x प्लस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो या तो ये एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं हम, 2 cos x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब साइन कॉस दोनों आ रहे हैं तो उसका एक्सपेंशन जो भी आ रहा है, वेदर साइन पहले आ रहा है कॉस पहले आ रहा है, एक्सपेंशन ओनली साइन की फॉर्म में आ रहा है। जब सिमिलरिटी दिख रही है, दोनों ही एंगल्स के कॉस लिए जा रहे हैं, दोनों ही एंगल के साइन लिए जा रहे हैं, तो उसका जो एक्सपेंशन बनेगा वो ओनली कॉस की फॉर्म में आएगा। अगर दोनों आ रहे हैं तो ओनली साइन, दोनों ही सेम आ रहे हैं, दोनों अलग अलग है तो साइन की फॉर्म में एक्सपेंशन, दोनों ही सेम है तो कॉस की फॉर्म में एक्सपेंशन हो रहा है, तो कॉस की फॉर्म में भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो फॉर्म कौन सी है, किस में एक्सपेंशन है, कॉस में। तो जब
कॉस को ही हम एक्सपांड करें, कॉस एक्स कॉस वाई, तो दोनों के बीच में साइन भी पॉजिटिव ही लगेगा। फिर जैसे ही आता है साइन एक्स साइन वाई, तो हम जानते हैं कि दोनों सेम है, तो कॉस की फॉर्म में एक्सपांशन होना है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। फिर देन जो बीच का साइन है वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तब यहाँ पर क्या है, देखो ये चीज़ भी चेंज कर दी, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये वाली चीज़ को नेगेटिव बनाया और ये से एज इट इज़ रहा है, तो यहाँ पर पहली जो चीज़ है वो नेगेटिव बन जाएगी। या तो ये याद रहता है तो ये लिखो, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, ये ऐसा का ऐसा, प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हो। या फिर नहीं, जैसा बुक में लिखा है वैसा ही हम तो कॉस एक्स माइनस वाई को पहले लिख लेंगे, ठीक है, कॉस एक्स माइनस वाई को पहले लिख दिया और इसको बाद में, तो कॉस एक्स प्लस वाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा का ऐसा लिख करके मिडल का साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ से जब यहाँ पर आएंगे हम, साइन के लिए क्या चेंजेस आते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म इसका पॉजिटिव का है, यही फर्स्ट टर्म साइन के लिए नेगेटिव में आ जाएगा जब हम साइन एक्स साइन वाई का एक्सपेंशन करेंगे। तो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू, अरेंज करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। ये यहाँ पर तो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम्स और डिफरेंस। चाहे तो आप यहाँ पर जो इसका हेडिंग है वो लगा सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम्स और डिफरेंस। ओके, गुणनफल का योग या अंतर में रूपांतरण। ओके, ये तो हो गया इसके फॉर्मूलाज। प्रोडक्ट था उसका सम और डिफरेंस में हमने एक्सपेंशन किया है। अब क्या लेंगे हम, सम और डिफरेंस लेंगे, उसको हम एज प्रोडक्ट लिखेंगे, मतलब जो योग या फिर अंतर में कुछ है, जैसे साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, गुणनफल के फॉर्म में लिखेंगे। जस्ट रिवर्स चीज़ इसकी करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से सम या डिफरेंस में गए, वहाँ पर सम या डिफरेंस से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। योग तथा अंतर का गुणनफल में रूपांतरण। Transformation of a sum or difference into product. Into difference, into product, sorry, sum or difference into products। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे फर्स्ट मैंने लिया, आपकी बुक में जो एंगल्स दे रखे हैं दैट इज़ एक्स और वाई की जगह थीटा और फाई ले रखे हैं। आप चाहो तो एक्स और वाई कंटिन्यू कर सकते हो या फिर ए और बी भी ले सकते हो। तो फर्स्ट इज जैसे ऐसा फाई और थीटा की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं इसको, साइन थीटा प्लस साइन फाई। बुक में ऐसा लिखा होगा, दिस इज थीटा, इसको आप थीटा पढ़ेंगे और ये जो है वो फाई है, इसको फाई पढ़ते हैं फाई, और इसको थीटा पढ़ते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थीटा होता है और इसका होता है फाई।
साइन थीटा प्लस साइन फाई, ये ऐसे ही साइन एक्स प्लस साइन वाई दैट इज इक्वल टू 2 साइन, आप चाहो तो थीटा और फाई अच्छा नहीं लगता तो आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, जैसे ये ले लिया साइन एक्स और ये ले लिया वाई, तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे आपको, चाहे स्टेप बाय स्टेप करना, सारे एक साथ नहीं, बट ये आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। साइन एक्स माइनस साइन वाई दैट इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। फिर देन आता है थर्ड, देखो साइन वाले में दोनों में क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है साइन और कॉस का, जो चीज़ वहाँ पर हो रही थी। और अगेन और चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर जैसे प्लस आ रहा है तो साइन कॉस का रियल सीक्वेंस जो रहता है वो, जैसे नेगेटिव आ रहा है तो सीक्वेंस चेंज होना चाहिए, तभी वो नेगेटिव आया तो कॉस साइन, जो चीज़ हमने उसमें करी थी। अब रिवर्स फंक्शन चल रहा है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई दैट इज इक्वल टू, उसमें जो हमने किया है दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई सिमिलर आ रहा था, तो इधर भी सेम टर्म्स आ रहे थे, तो यहाँ पर भी सेम स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और जैसे यहाँ पे साइन एक्स, जैसे यहाँ पर कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, तो ये आपके बेसिक ये 4 फार्मूलाज है। इसके अलावा जो फार्मूलाज बचे हैं दैट इज़ जब ट्रिपल एंगल्स होंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप डबल एंगल वाले फार्मूलाज लगा सकते हैं। जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आता है, तो अगर आपको फाइंड करना है साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, तो किसी भी एक को एक टर्म मान लो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी को पहला एंगल मान लिया, सी को तीसरा एंगल, फिर एक्सपेंशन करते जाओ, यू विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये आपके बेसिक फार्मूलाज हो गए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स के, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट अटैम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि हम कहाँ हद तक उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स के हैं जो टिपिकल है थोड़े, उन सबको ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।